नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर से नमस्कार सभी को। एक बार हमने अलंकार टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ, उसका महत्व, उसके प्रकार, और उसमें हमने शब्द अलंकार में जो पहला भेद था, जो पहला अलंकार था, कौन सा अलंकार था? अनुप्रास अलंकार। इसके हमने चारों भेद पढ़ लिए ना, चारों भेद। और जिस भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है वो कर ले, साथ साथ करता चले। आज हम शब्दालंकार में ही दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। अलंकार, यमक अलंकार में भी हमने थोड़ा देख लिया था। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? एक बार कंफर्म करो बेटा, आवाज सुन पा रहे हो क्या? यमक अलंकार थोड़ा देख लिया था, लेकिन फिर से देख लो, आज रिवीजन हो जाएगा। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा या जुड़वा। जोड़ा या जुड़वा। परिभाषा है इसकी, काव्य में जहां शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की क्या हो? आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ हर बार अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। काव्य में जहां शब्द की आवृत्ति हो, एक से ज्यादा बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? यमक अलंकार माना जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या बताया? जोड़ा या जुड़वा, मतलब दो बार जरूर आएगा। दो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं हो सकता। ऐसा होता है। इस उदाहरण के बारे में हमने कल जिक्र भी किया था। कनक कनक, अगर दोनों का अर्थ सेम होगा तब यहाँ पे यमक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। देखो ये लिखा हुआ ना, अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक के अर्थ अगर समान होंगे तो यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा। कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बस ये इतना ही याद रखना, जहां पर शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ समान हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक नया अलंकार आपने देख लिया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वो कहाँ होता है? जहां शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं होता है, समान होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगर शब्द अलग अलग हो, एक से ज्यादा बार हो और अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार माना जाएगा। जैसे इस उदाहरण में हमने देखा था, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका है, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। एक कनक का अर्थ सोना है, सोना मतलब गोल्ड, धन दौलत वाला, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, कि धतूरे से ज्यादा जो नशा है, जो मादकता है, वो किस में होती है? सोने में होती है, धन दौलत में होती है। धतूरे को खाने के बाद नशा होता है, जबकि सोने को या धन दौलत को पाने पर ही नशा हो जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग के बारे में मैंने आपको बताया, जो भंग नहीं होता, अर्थात जिसके बिना टुकड़े किए, जिसके टुकड़े बिना किए ही अर्थ समझ में आ जाए, वो होता है अभंग यमक अलंकार। और जहां पर शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ समझ में आए, वो होता है सभंग। भंग करने के साथ में, तोड़ने पर, शब्द को तोड़ने पर, टुकड़े करने पर, विभाजित करने पर हम उसका अर्थ निकालते हैं, वहां पर होता है सभंग यमक अलंकार। बिना तोड़े शब्द को अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो वहां होता है अभंग यमक अलंकार। यहां तक समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। पहला भेद है यमक अलंकार का अभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार, डेफिनेशन देखो, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही, इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, अभंग में क्या होता है? शब्द के टुकड़े किए बिना ही क्या आता है? उसका अर्थ समझ में आ जाता है। वहां पर कौन सा होता है? अभंग यमक अलंकार माना जाता है। जहां पर शब्द के टुकड़े बिना किए उसका अर्थ अगर समझ में आ रहा है तो वहां पर होता है अभंग यमक अलंकार।
अभंग यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं अभंग यमक के। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर एक शब्द ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, और वो है सजना सजना। एक ही पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। अब पहले सजना का तो क्या अर्थ है और दूसरे सजना का क्या अर्थ है? आप में से कोई बताएगा मुझे? सजना है, ये सजना है क्रिया, श्रृंगार करना। पहले सजना का अर्थ क्या है? श्रृंगार करना। और दूसरे सजना का अर्थ हम प्रेमी प्रेमिका से ले सकते हैं। ठीक है, प्रेमी या प्रेमिका। ठीक है, मतलब मुझे श्रृंगार करना है अपने प्रेमी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अब यमक में कौन सा भेद है? वो है अभंग यमक अलंकार। कारण क्योंकि शब्द के बिना टुकड़े किए ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है। पहले सजना का बिना टुकड़े किए, इसको तोड़ा नहीं है हमने बीच में से, कहीं से तोड़ा नहीं है ना, इसको तोड़ा है। शब्द को बिना तोड़े ही हमें उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि पहले सजना का तो अर्थ है श्रृंगार करना, सजना संवरना, और दूसरे सजना का अर्थ है साजन, प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती है। अगला उदाहरण है सावन की घटा का मान घटा। सावन की घटा का मान घटा। इस पंक्ति में भी 2 शब्द समान आ रहे हैं, घटा और घटा। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर अलग अलग होगा। अगर अलग अलग नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। लेकिन पहले घटा का मतलब तो सावन के साथ में है कि सावन की घटा, जो आकाश में बादल वगैरह छा जाते हैं, बारिश से पहले जो आसमान में जो घटा छाती है उसे कहा गया है घटा। और जो दूसरा घटा है उसका मतलब है बेटा कम, कम होना, कम होना। इसलिए दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ आ रहा है और बिना टुकड़े किए आ रहा है, बिना खंड किए आ रहा है। शब्द को तोड़ने पर नहीं, बिना तोड़े ही अर्थ समझ में आ रहा है। पहले घटा का अर्थ हो गया सावन की घटा से और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कम होना से। इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है और यमक में कौन सा भेद है? अभंग यमक अलंकार। यहां तक समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ये पंक्ति भूषण की कविता की पंक्ति, अभी भूषण की वीर रस की कविता की पंक्ति है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। भूषण बहुत बड़े योद्धा थे, और भूषण तो कवि थे। भूषण शिवाजी के आश्रम में रहा करते थे। शिवाजी बहुत बड़े योद्धा थे। शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा, मराठी थे, तो बहुत बड़े योद्धा थे। मुगल जो थे वो उनसे बहुत ज्यादा डर गए थे, उनके युद्ध कौशल से बहुत ज्यादा डर गए थे। और मुगलों की जो स्त्रियां थी, जो नारियां थी, वो भी उनसे बहुत ज्यादा डर गई थी। वो रात में भी उनको एक तरह से सपने आने लग गए थे शिवाजी के, मुगल स्त्रियों को, कि पता नहीं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, खा जाएगा, इस प्रकार से। देखो, भूषण है रीतिकालीन कवि, और रीतिकालीन कवियों की विशेषता है ये जिसके दरबार में रहा करते थे ना, उसका ही गुणगान किया करते थे। भूषण शिवाजी के दरबार में रहा करते थे, उन्हीं का गुणगान किया करते थे, उन्हीं की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया करते थे अपने काव्य में। अब उन्हीं की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, जहां कहीं भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है वहां पे एक अलंकार होता है, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक तो हमने चलते चलते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार समझ लिया, और एक हम समझ रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब बात को जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कहने का मतलब हमने 3 अलंकार कंप्लीट कर लिए, चौथा चल रहा है यमक अलंकार। बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। चलो इस पंक्ति में देखते हैं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। 3 बेर की पुनरावृत्ति हुई है। 3 बेर की पुनरावृत्ति हुई है। दोनों बार अर्थ अलग अलग है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है।
पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बेर खाती थी, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार कि मुगल स्त्रियां पहले तो 3 बार भोजन किया करती थी और अब 3 बेर ही खाती हैं। ये बेर एक फल है, फल से मतलब है इसका, ठीक है, जो झाड़ी के लगता है ना फल, बेर अपन खाते हैं, वो है 3 बेर। पहले तो 3 बार खाया करती थी वो मुगल स्त्रियां और अब सिर्फ 3 बेर खाकर ही अपना पेट भर रही हैं। तो शब्द की पुनरावृत्ति होने पर उनके अर्थ अलग अलग होने पर, और वो भी कैसे, बिना तोड़े। अगर ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर अलंकार माना जाएगा अभंग यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार कहां होता है, जहां शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है, यहां तक ठीक है यमक अलंकार। लेकिन यमक में भी पूछा जाए कि कौन सा भेद है, अभंग यमक है या सभंग यमक है, तो हम बताएंगे यहाँ पर अभंग यमक अलंकार है, क्योंकि शब्द को बिना तोड़े ही जैसा था हमने उसका अर्थ वैसे की वैसे निकाल लिया, इसलिए यहाँ पर अभंग यमक अलंकार है, ठीक है। अगला उदाहरण है, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। यहां पर भी आंख लगती 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अब यमक में कौन सा भेद है, अभंग है, कारण कि हम बिना टुकड़े के ही इसके अर्थ लेंगे, बिना टुकड़े के ही इसका अर्थ निकालेंगे। कैसे, पहला जो आंख लगती है उसका अर्थ है आंख लगना अर्थात प्रेम होना, बोलते ना आंखें 4 होना, इसका अर्थ हो गया प्रेम होना। पहला जो आंख लगती जो शब्द है उसका मतलब हम लेंगे प्रेम होना, कि जब प्रेम होता है तब आंख लगती ही नहीं, तब नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, ठीक है। इस आंख लगती का मतलब है नींद से, और पहले आंख लगती का अर्थ है प्रेम से, कि जब प्रेम होता है तो नींद ही नहीं आती है, ना नींद आती है ना चैन आता है, ठीक है। इस प्रकार से इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है, अभंग यमक अलंकार है। समझ में आ रहा है बेटा, बताएं जरा। यस सर। ओके, चलो अभंग का अंतिम उदाहरण देखते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए, ये वहां नहीं है बेटा, ये है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। बोराए का मतलब होता है पागल हो जाना, इसका अर्थ क्या है, पागल हो जाना। मादकता का मतलब होता है नशा, अधिकाय मतलब अधिक हो जाता है या अधिक होता है। कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। इसको समझा है, इसी बात को पहली पंक्ति को स्पष्ट किया कैसे, कि वाह खाए बोराए जग और वाह पाए बोराए, कि उसको तो खाने पर ही आदमी पागल होता है, संसार पागल होता है, और उसको तो पाने पर ही पागल हो जाता है। अब हम देखेंगे किसको तो खाने पर पागल होता है और किसको पाने पर इंसान पागल होता है। कनक में पहला कनक का अर्थ है, मैं इसी सेंटेंस को बोल रहा हूं, सोचना आप खुद बताएंगे। कनक में पहला कनक, कनक में यहां पर एक तरह से में आ गया, कनक में कनक से, ते की जगह एक तरह से हो गया से, कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है, कनक में कनक से 100 गुनी मादकता अधिक होती है, 100 गुना नशा ज्यादा होता है। अब बताओ पहला कनक तो क्या है और दूसरा कनक क्या है, दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि एक का तो धतूरा होता है और एक का सोना होता है। पहले कनक का क्या अर्थ निकल रहा है ये बताओ मेरे को। सोना, सोना और बिल्कुल, सोने में। अब इसी अर्थ को अपन लेकर चलेंगे इस पंक्ति में, सोने में दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक होती है, सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर आदमी पागल होता है, ये संसार, जग मतलब संसार, पागल होता है, और
वह पाए बुरा है, उसको तो पाने पर ही आदमी पागल हो जाता है, या इंसान पागल हो जाता है, संसार के लोग पागल हो जाते हैं। शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार हो गया। यमक में भेद कौन सा है? अभंग यमक अलंकार है, कारण कि शब्द के बिना टुकड़े किए ही, शब्द को हमने खंडित नहीं किया है, विभाजित नहीं किया है, तोड़ा नहीं है, बिना तोड़े ही हमने इसका अर्थ लिया है कि पहले कनक का तो अर्थ हो गया सोना और इस कनक का अर्थ हो गया धतूरा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे यमक अलंकार है। और यमक में भेद कौन सा है? अभंग यमक अलंकार। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा भेद है सभंग यमक अलंकार। सभंग यमक अलंकार, अब इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभंग कैसे? भंग करने पर अगर शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, या भंग करने पर शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, भंग करने पर मतलब शब्द को तोड़ने पर उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो वहां पर होगा सभंग यमक अलंकार। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। जब किसी पद में शब्द के टुकड़े करने पर, इंपॉर्टेंट बात यही है, शब्द के टुकड़े करने पर उसका अर्थ समझ में आता है, वहां पर होता है सभंग यमक अलंकार। जब किसी पद में शब्द के टुकड़े करने पर उसका अर्थ समझ में आता है, वहां पर होता है सभंग यमक अलंकार। से का और ए का अर्थ ध्यान में रखो। ए का मतलब एक तरह से होता है नहीं, अभंग भंग नहीं करने पर, सभंग मतलब भंग करने पर, से का मतलब होता है साथ, मतलब भंग करने पर। ठीक है, सभंग यमक अलंकार के उदाहरण देखो। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां पर शब्द की पुनरावृत्ति तो एक से ज्यादा बार हो रही है। देखो मन का 3 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ 2 ही होंगे, इसका और इसका अर्थ ही अलग अलग है। इसका अर्थ तो वही हो जाएगा जो इसका है, पहले वाले का। ठीक है, मैंने कहा था ना शब्द 2 बार भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, और अर्थ भी कम से कम 2 जरूर होंगे, 2 से ज्यादा हो सकता है। मन का, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर बोलते हैं बेटा हाथ को, कर बोलते हैं हाथ को, हाथ को बोलते हैं कर। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या निकला? हाथ का मन का, इस मन का अर्थ क्या निकला बेटा? कि हाथ का मन का डाल दे, गिरा दे, पटक दे। मान रहे हैं ना? कर का हाथ का मन का डाल दे, छोड़ दे उसको तो, और मन का फेर। यहां पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? शब्द को तोड़ना पड़ेगा, यहां से टूटेगा शब्द। ठीक है, ये शब्द कैसे टूटेगा? मैं मन का। ठीक है, ऐसे। और ये मन का तो वही हो गया जो पहले वाला है कि मन का फेर। इस मन का अर्थ हो गया पहले का मणिया। ठीक है, मन का मतलब मणिया, कि हाथ का जो मणिया है ना, मतलब अपन हाथ में जो माला फेरते हैं राम 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 की, कि वो तो फेंक दे, डाल दे, छोड़ दे उसको तो, और मन का मणिया फेर। मन में भगवान को याद कर, मन में स्मरण कर, हृदय में स्मरण कर। तो मन का और मन का शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, और टुकड़े करने पर समझ में आ रहा है, बिना तोड़े शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार है, और कौन सा है? सभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक अलंकार है। टुकड़े करने पर शब्दों के अलग अलग अर्थ समझ में आ रहे हैं। जब तक टुकड़ा नहीं करते तब तक हमें अर्थ समझ में नहीं आता है। तो टुकड़े करने पर अर्थ जहां समझ में आता है वहां पर सभंग यमक अलंकार होता है। पहले मन का अर्थ है मणिया, मतलब मोतियों की माला, या मोती बोल सकते हैं, या मोतियों की माला बोल सकते हैं, मणिया भी बोल सकते हैं, कि हाथ के मणिया को तो डाल दे, और मन का मणिया फेर, मतलब मन में राम राम की माला फेर। अगला उदाहरण है, मचलते चलते हो तुम वृथा। मचलते चलते हो तुम वृथा। वृथा का मतलब होता है बेकार, कि तुम बेकार में मचलते हुए चलते हो। इस चलते का अर्थ तो आ गया इजीली, चलना।
अब एक चलते यहां भी आ गया, ये चलते हमने इस में से अलग करने पर निकाल लिया तो 2 बार हो गया, ठीक है। लेकिन ये टुकड़े करने पर निकला है अलग, ऐसे नहीं निकला। इस चलते का अर्थ एक तरह से मैं के साथ में ही है कि मचलते हुए चलना, मचलते हुए तुम चल रहे हो ना, बेकार यही है। एक तरह से मचलते हुए चलते ना, जैसे जैसे बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त होकर चलते हैं, ऐसे बस बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, मन ही मन में खुश रहते हैं, उसको बोलते हैं मचलना, अंदर अंदर खुश होना। अगला है निबल के बल राम है, ये भी सेम उसी की तरह, ऊपर वाले की तरह। नी के साथ में बल आ रहा है और आगे अकेला बल है, मतलब शब्द को तोड़ने पर हमें अर्थ समझ में आ रहा है। और जहां पर ये कंडीशन होती है शब्द को तोड़ने पर उसका अर्थ समझ में आता है, वहां पर होता है सहभंग यमक अलंकार। निबल के बल राम है, बल मतलब हो गया शक्ति, ताकत। निबल का अर्थ हो गया शक्तिहीन हो गया, कि जो शक्तिहीन है ना उसकी शक्ति कौन है? भगवान राम है। जो शक्तिहीन है, निर्बल है, कमजोर है, जो कमजोर व्यक्ति है उसकी ताकत कौन है? भगवान राम है। निबल के बल राम है। और अगला और अंतिम उदाहरण है सहभंग यमक अलंकार का, कि अभी नित कल्पाता है मुझे कांत होके, अभी नित कल्पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल्पाता है नहीं प्राण मेरा। प्राण नहीं है ये क्या है? यहाँ पे प्राण है। अभी नित कल्पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल्पाता है नहीं प्राण मेरा। कल्पाता कल्पाता शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। लेकिन शब्द को तोड़ने पर उसका अर्थ समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे सहभंग यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अभी नित कल्पाता है मुझे कांत होके, जिस बिन कल्पाता है नहीं प्राण मेरा। अभी तो नित्य, नित्य का मतलब है रोज रोज। अभी तो रोज मुझे क्या करता है? कल्पता का देखो आप नीचे लिखा हुआ है, कल्पना का अर्थ होता है पीड़ित करना, परेशान करना, दुखी करके रख देना। कि अभी नित्य कल्पाता है मुझे कांत होके। कांत बोलते हैं बेटा प्रेमी को, स्वामी को। प्रेमी या हम स्वामी को भी बोल सकते हैं, पति परमेश्वर को भी बोल सकते हैं। कि अभी तो जो मेरा पति परमेश्वर है मुझे रोज परेशान करता है, रोज दुखी कर देता है। लेकिन आगे प्रेमिका क्या बोल रही है? कि जिस बिन कल्पाता है नहीं प्राण मेरा, लेकिन उसके बिना मेरा प्राण है ना कल भी नहीं पाता है। कल का अर्थ है चैन पाता, चैन पाता है नहीं, मतलब चैन नहीं पाता है मेरा प्राण। मेरे प्राण उसके बिना चैन भी नहीं पाते हैं। वो मुझे रोज परेशान करता है, पीड़ित करता है, दुखी कर देता है, लेकिन उसके बिना मेरा प्राण है ना वो चैन भी नहीं पाता है। इस प्रकार से यहां पर इस पंक्ति में कल्पता कल्पता शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ दोनों बार अलग अलग है और अर्थ हमें शब्द के टुकड़े करने पर समझ में आ रहा है। इस कारण से यहाँ पे सहभंग यमक अलंकार है। उम्मीद करता हूं यमक अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला अलंकार का भेद है श्लेष अलंकार। ये भी कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। मतलब यहाँ पर भी जो अलंकार है, जो सुंदरता है वो शब्द में ही होगी, इसलिए शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार नाम सुना हुआ होगा। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? चिपकना। बोलते ना श्लिष्ट, एक होता क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब होता कठिन और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, कि वो उसके साथ में चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है, श्लेष शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है चिपकना। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द कैसे संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में, किसी काव्य की पंक्ति में, कविता की पंक्ति में कोई शब्द आता है, शब्द एक होता है लेकिन संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग लिया जाता है, अलग अलग ग्रहण किया जाता है, वहां पर होता है श्लेष अलंकार।
शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है ना एक से ज्यादा चिपके हुए हैं। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। अब हमने ऊपर भी जिक्र किया था शब्द अलंकार में कि यहां पर कौन से शब्द आते हैं। यहां पर आते हैं अनेकार्थी शब्द, और ऐसा ही यहां पर होगा श्लेष अलंकार में। शब्द एक होगा, अर्थ एक से ज्यादा होंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो उदाहरण यहीं भी आएगा श्लेष अलंकार में। कौन सा? रहीम जी का एक दोहा बोला था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ है, अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ होंगे। एक अर्थ होगा इसका मोती के लिए, एक अर्थ होगा इसका मानुस के लिए, और एक अर्थ होगा इसका चून या चूना के लिए। कि पानी गए न उबरे, कि पानी अगर चला जाता है इनका तो फिर ये उबर नहीं पाते, ये किसी काम के नहीं होते। कौन? मोती भी, मानुस भी और चून भी। अब मोती के लिए तो पानी का अर्थ हो गया उसकी चमक से, कि अगर मोती की चमक चली गई तो वो किसी काम का नहीं होता है। मनुष्य की इज्जत चली गई, अर्थात मनुष्य का पानी मर गया, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत से, तो वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। और चून के लिए पानी का अर्थ पानी से ही है, जल से ही है। अगर चून का पानी सूख गया एक बार तो वो चून फिर किसी काम का नहीं है, वो आटा किसी काम का नहीं है, या फिर वो चूना किसी काम का नहीं है। शब्द एक होगा, अर्थ एक से ज्यादा चिपके हुए होंगे अलग अलग संदर्भ में, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग लिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो अलंकार है वो माना जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा हमने यमक अलंकार में पढ़ा, सेम वही यहाँ पर है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जो यमक के थे, अभंग और सभंग। वो एक कंडीशन है, अभंग में शब्द के बिना टुकड़े के ही अर्थ समझ में आएगा, और सभंग में शब्द के टुकड़े करने पर हमें अर्थ समझ में आएगा। तो पहला भेद देखते हैं। अभंग श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या हुआ बेटा? चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपकना। अभंग श्लेष अलंकार, जब किसी पद में प्रयुक्त श्लिष्ट शब्द के टुकड़े किए बिना ही, शब्द के टुकड़े किए बिना ही प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, वहां अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। जब किसी कविता की पंक्ति में कोई ऐसा शब्द आए जिसके बिना टुकड़े किए अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलता है, वहां पर होता है अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है? एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ देगा, और वो भी कैसे? अभंग रहते हुए, बिना टूटे, बिना विभाजित हुए, शब्द को बिना तोड़े ही उसके अलग अलग अर्थ निकल जाएंगे प्रसंग के अनुसार। जैसा हमने पहला वाला उदाहरण देख लिया था, और शायद वही उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में अलंकार नहीं है, अलंकार है इस पंक्ति में। ये तो मैंने पूरा लिखने के चक्कर में लिख दिया। अलंकार के लिए हमें सिर्फ यही पंक्ति चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहां पर जो शब्द है श्लिष्ट शब्द कौन सा है? मतलब जिसमें अलंकार है, जिसमें श्लेष अलंकार है। और श्लिष्ट शब्द में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लिष्ट शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं, वो शब्द होगा श्लिष्ट शब्द। तो ये है श्लिष्ट शब्द, इसके एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, इनके संदर्भ में इस प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। पानी का मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुस के लिए अलग अर्थ है, और पानी का चून के लिए अलग अर्थ है। मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया चमक, मानुस के लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत, और चून के लिए पानी का अर्थ हो गया जल। ठीक है? इस प्रकार एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, और वो भी कैसे? बिना शब्द को तोड़े, शब्द को बिना विभाजित किए ही इसका अर्थ हम ले रहे हैं। अगर इसको तोड़ तोड़ कर अर्थ लेते तो फिर ये अभंग नहीं होता,
कौन सा हो जाता? सबंग श्लेष अलंकार हो जाता। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत और चून के लिए जल। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। अगला एक उदाहरण और दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि सद्वृत्ति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं, गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं। यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है वो कौन से शब्द में आ रहा है? अंकुश शब्द में आ रहा है। इनका पता कैसे चलता है? अभ्यास से पता चलता है। पढ़ने पर बार बार पढ़ने पर हमें ये याद रह जाएगा कि इसमें वरना अलंकार पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में या हमारी एग्जाम में वही आएंगे जिनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में यही आते हैं। ठीक है, सद्वृत्ति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं, गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं। अंकुश शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं, मतलब श्लेष अलंकार कौन से शब्द में है? अंकुश शब्द में है, क्योंकि अंकुश के एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं। कैसे? और जो अलंकार है वो दूसरी पंक्ति में ही है। जैसे हमने ऊपर वाला जो दोहा देखा था उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसमें दूसरी पंक्ति में अलंकार था, इसमें भी दूसरी पंक्ति में अलंकार है। और दूसरी पंक्ति कौन से शब्द में अलंकार है? अंकुश शब्द में अलंकार है। अंकुश शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि अंकुश शब्द के एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हैं। अलग अलग संदर्भ में उनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। गज के लिए अंकुश शब्द का अर्थ निकलेगा कांटा, छात्र के लिए अंकुश शब्द का अर्थ निकलेगा अनुशासन, और नारी के लिए अंकुश का अर्थ निकलेगा संयम। ठीक है, कैसे? सद्वृत्ति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं, ये सारी चीजें बाजार में नहीं बिकती हैं। सद्वृत्ति मतलब अच्छी विशेषताएं, और शिक्षाशील अनुशासन वगैरह ये बिकते हैं क्या? कि ले लो भाई 10 रुपए किलो अनुशासन बिक रहा है, नहीं ना, ऐसे नहीं बिकता। गज छात्र नारी ये अंकुश के बिना नहीं टिकते। किसमें? सीम में। सीम मतलब सीमा में। हाथी बिना अंकुश के अपनी सीमा में नहीं रहता, उसको कंट्रोल करने के लिए अंकुश की जरूरत पड़ती है। अंकुश का मतलब यहाँ पे गज के लिए क्या निकला? कांटा। हाथी को वश में करने के लिए जो महावत होता है वो अपने हाथ में एक अंकुश रखता है और उसको कांटा कहते हैं, मतलब उस कांटे को अंकुश कहा जाता है। एक कांटे नुमा एक आकृति होती है, ऐसे लोहे का कुछ होता है, हुक सा होता है, यहां से पकड़ने का होता है, और ये हुक होता है। क्या करता है वो? उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस हुक को उसके ऊपर बैठा बैठा उसके कान में लगाता है, कान में चुबो देता है। और तो क्या करता है पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो उसको कान से कंट्रोल करता है। ये जो कांटा है ना उसके कान में लगा देता है, और कान में लगाते ही वो चिल्लाता है और कंट्रोल हो जाता है। वो भाग रहा है, जोर जोर से भाग रहा है, मान लो हाथी, उसके कान में लगा देगा यहाँ पे, वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाथी है, गज बोलते हैं हाथी को, हाथी है वो अंकुश के बिना नहीं टिकता है सीमा में। जो छात्र है वो भी अंकुश के बिना नहीं टिकता है अपनी सीमा में। छात्र के लिए अंकुश का अर्थ है अनुशासन, बिना अनुशासन के वो सीमा में नहीं रहता है, और उसको अनुशासन में लाने के लिए यहाँ पे अंकुश का एक अर्थ हम डंडा भी लगा सकते हैं। डंडे की जरूरत पड़ती है किसके लिए? छात्र को सीमा में या अनुशासन में रखने के लिए डंडे की, लकड़ी की जरूरत पड़ती है, पिटाई की जरूरत पड़ती है, थप्पड़ की जरूरत पड़ती है। छात्र के लिए क्या हो गया अंकुश का अर्थ? डंडा भी ले सकते हैं, अनुशासन भी ले सकते हैं, थप्पड़ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, धमकाना भी ले सकते हैं कि बिना धमकाए छात्र वश में नहीं आता है, उसकी पिटाई भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, डांटना भी पड़ सकता है। तो छात्र के लिए अंकुश का अर्थ हो गया अनुशासन। और तीसरा है नारी। नारी भी सीमा में बिना अंकुश के नहीं टिकती है, ऐसा कहा गया है। नारी के लिए अंकुश का अर्थ है संयम, उसको भी संयम रखना पड़ेगा, बिना संयम के वो भी इधर उधर भटक जाएगी। तो गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं, कि गज भी अपनी सीमा में बिना कांटे के नहीं टिकता है, बिना अंकुश के नहीं टिकता है। छात्र भी बिना डंडे के
कंट्रोल नहीं होता है, नारी भी बिना संयम के कंट्रोल नहीं होती है। इनको सीमा में रखने के लिए अंकुश की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना अंकुश के ये बस में नहीं आते हैं। और श्लेष अलंकार का जो दूसरा भेद है वो है सभंग श्लेष अलंकार। तो यहां तक बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कौन सा नहीं आया, क्या नहीं आया, एक बार बताएं मेरे को। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।